नमस्कार प्यारे बच्चों, बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो वीडियो की आपके लिए एक मुहिम शुरू की है उसका आज तीसरा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और अगर एग्जाम होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे, एग्जाम नहीं होता है तो भी लाभप्रद होंगे। अगर एग्जाम नहीं होता है तो हम नए सिरे से इसको दोबारा आप सबको करवाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही सिर्फ मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ। जो यूनिट वाइज आपको कैसे कैसे सवाल मिल सकते हैं उसकी एक संभावना आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देखिए, आज अपन कुछ नए सवालों के साथ मिल रहे हैं। छोटे सवालों में पहला सवाल आपके लिए है कि आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि मूल्य सदिश किसे कहते हैं, यानी वैल्यू वेक्टर क्या होता है, वैल्यू वेक्टर क्या होता है। तो ध्यान करिएगा प्यारे बच्चों, यदि आपके पास लिखा हुआ आता है मैक्सिमम, कोई एलपीपी आपको दी हुई और उस एलपीपी में ऐसे सिंप्लेक्स में लिखा हो मैक्सिमम z इक्वल्स टू, मान लो यहां लिख दिया 2x1 प्लस लिख दिया 3x2 प्लस लिख दिया यहां 4x3। अब यहां 2 3 4 ये जो लिखा है ना, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो ये आपके पास आएगा 2, यहां 3 और यहां कितना है 4 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास एक मैट्रिक्स बनी होगी इसी को कहा जाएगा कौन सा सदिश, आपका मूल्य सदिश। ये जो होती है वो किसी चीज की वैल्यू है, वैल्यू है इसका मतलब आपकी इस पूरे सवाल की मूलभूत आवश्यकता है, तो इसको अपन वैल्यू कहेंगे और इस पूरे सदिश को कहा जाएगा मूल्य सदिश। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्य सदिश किसे कहते हैं, किसी दी गई एलपीपी में जो मैक्सिमम z या मिनिमम z के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं x1 x2 x3 के, उनकी जो मैट्रिक्स होती है उनके मानों का जो एक समूह होता है उस सदिश को क्या कहा जाता है, मूल्य सदिश कहते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस यहाँ लिख सकते हो c2 x2 प्लस यहाँ लिख सकते हो c3 x3 है। ऐसे डॉट 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 आपके पास cn और अगर xn है तो इनके जो मान है उनका एक सदिश c1 c2 c3 डॉट 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 cn है। ये होगा, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा मैक्सिमम जो z के कोफिशिएंट ये थे इनको कहा जाएगा आपका मूल्य सदिश। शायद बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये आपको लिख देना पहले, इसके बाद अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इनमें x1 x2 x3 x4 xn के जो गुणांक है उन गुणांकों का जो एक मैट्रिक्स बनेगा उनको क्या कहा जाएगा, मूल्य सदिश कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए अपना है, आवश्यकता सदिश किसे कहा जाएगा। ठीक है, आवश्यकता सदिश का मतलब सुनिए पहले तो आप लोग, आपने कोई भी इसके साथ प्रतिबंध लिखे हैं, 2-3 प्रतिबंध आपको दिए हुए आते हैं किसी एलपीपी में हमेशा। जैसे पहला लिख दिया मैंने यहाँ, ये लिखा है 2x1 प्लस यहाँ लिख दिया 3x2 प्लस लिख दिया यहाँ 5x3 लेस देन इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ 15। फिर अगला मैंने लिखा है 3x1 प्लस यहाँ लिखा 7x2 प्लस लिखा है x3 लेस देन इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने यहाँ, मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिया मैंने 16। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये 15 और 16 से एक मैट्रिक्स बनेगी, ये यहाँ जब लिखोगे समीकरण बनाकर तो ये 15 और क्या लिखा जाएगा आपके पास 16 लिखे जाएगा। इस प्रकार की ये जो स्तंभ मैट्रिक्स आपके बनेगी, इस स्तंभ मैट्रिक्स को आप B से डिनोट करते हो। इस B वाली मैट्रिक्स को कहा जाएगा आवश्यकता सदिश। क्या कहेंगे इसे, आवश्यकता सदिश कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एलपीपी में जो वैल्यू असमीका में आपको दी हुई होती है राइट साइड में, उन राइट साइड के जो मान है उससे एक स्तंभ मैट्रिक्स बनती है, उस स्तंभ मैट्रिक्स को ही क्या कहा जाता है, आवश्यकता सदिश कहा जाता है। उसके बाद मैंने अगला लिखा आपके पास, सक्रियता सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वेक्टर क्या होता है, एक्टिव वेक्टर होगा जो प्रतिबंध आपने यहां लिखे हुए दे रखे हैं आपको, किसी भी एलपीपी की प्रॉब्लम में आपको कुछ प्रतिबंध दिए हुए आते हैं, उन प्रतिबंध से एक मैट्रिक्स बनेगी जिसे मैं अल्फा IJ भी लिख सकता हूं, कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है, या आप सीधे भी लिख सकते हो इसको कैपिटल A से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा आपके पास 2, यहां होगा 3, यहां होगा आपका 5, फिर आपके पास आएगा 3, यहां आएगा 7, इसके बाद आएगा आप लोगों के पास कितना 1। अब आप लोगों को यहां एक इकाई मैट्रिक्स इसके साथ और बनानी होती है। उसमें क्या करते हो, मान लो पहले में आप लोग बनाते हो 0 और 1 लिखते हो, उसके बाद आगे 0 लिखते हो, फिर आपके पास यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है। अगर ऐसा करते हो आप तो इसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स पूरी बनती है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, सक्रियता सदिश कहा जाएगा। तो ये अल्फा IJ जो मैट्रिक्स आपकी बनी है, इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, आपका
सक्रियता सदिश कहा जाएगा। अब आगे वाली डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो, मैंने लिखा की एलिमेंट किसे कहते हैं। जब भी प्रथम सिंप्लेक्स टेबल से द्वितीय सिंप्लेक्स टेबल बनानी होती है तो जो एंटरिंग वेक्टर होता है उस एंटरिंग वेक्टर के अंदर जब आप लोग जाते हो तो आपको मालूम है b बटे और यहाँ yi लिख रहा हूं मैं, yi का मतलब y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, जो भी आपके पास है। b बटे yi का जो भी मिनिमम मान होता है, जो भी क्या होता है, मिनिमम मान होता है आपके पास, उस मिनिमम मान वाली वैल्यू को आप उस स्थान पर क्या कहते हो, की एलिमेंट कहते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से जब भी हल करते हैं तो प्रथम सिंप्लेक्स के बाद जब द्वितीय आपको सिंप्लेक्स टेबल बनानी होती है उसमें जो एंटरिंग वेक्टर होता है उस एंटरिंग वेक्टर की दिशा में अंदर जाने पर टेबल में जो b बटे i का मिनिमम मान प्राप्त होता है वो अवयव उस सिंप्लेक्स का क्या कहलाता है, की एलिमेंट कहलाता है। फिर आगे देखिए क्या है, अगला है आर्बिट्री वेरिएबल क्या है, यानी कृत्रिम चर क्या है। कृत्रिम चर किसको कहते हैं, आर्टिफिशियली वेरिएबल है। जब भी आपके पास आधिक्य पूरक चर और निम्नता पूरक चर को जोड़ने के बाद भी अगर आप लोगों को उस दी गई सिंप्लेक्स के माध्यम से इकाई मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है तो आप अपनी तरफ से कुछ चर ऐसे जोड़ते हो जिनकी सहायता से आपको वो इकाई मैट्रिक्स मिल जाती है। वो जो आपने चर जोड़े हैं वो चर उस दिए गए सिंप्लेक्स या एलपीपी के क्या कहलाते हैं, कृत्रिम चर कहलाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स या एलपीपी जो दे रखी है उस एलपीपी में इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो चर जोड़ते हो उन चरों को कृत्रिम चर कहा जाता है। और इसके बाद एक सवाल बहुत अच्छा मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आप लोग, मैंने लिखा है इसमें कि मैक्सिमम z 3x1 प्लस 2x2 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12 है। फिर दे रखा है 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू कितना है, 12। आपको ये बताना है, इसमें ये सिद्ध करना है कि इस दी गई एलपीपी का हल उपस्थित नहीं है। ये सिद्ध कीजिए, ये सवाल एग्जाम में पहले आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं लेकिन आपको जो आसान सा तरीका वो मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड तो ये है कि आप इसे सिंप्लेक्स से हल कीजिए, इसका मान कभी भी आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, नीचे सिंप्लेक्स में पॉजिटिव नहीं आएगा, उसमें कभी ना कभी नेगेटिव मान zj माइनस yj। जब इसको सिंप्लेक्स से हल करोगे तो zj माइनस cj की वैल्यू आपकी लेस देन क्या आएगी, 0 आएगी। अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है ना, ध्यान करिए, zj माइनस cj की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है और yi की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 0, yi और j लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका कोई हल नहीं होगा और उस हल को अपरिबद्ध हल कहा जाता है। आप कैसे हल करो इसको वो भी सुन लो जरा। आपको सिर्फ इतना सा आइडिया रखना है कि ये जो दे रखे प्रतिबंध है आप इन प्रतिबंधों को हल कर लीजिए और ग्राफिकल मेथड से इसे हल कर दीजिए। बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई हल क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको। ये लिखा हुआ है यहाँ 2x1, तो मैंने लिख दिया 2x1 प्लस कितना है यहाँ x2 है, इक्वल्स टू कितना लिख रहा हूं मैं, 2 लिख रहा हूं। इधर वाली दूसरी आपके पास असमिका है वो 3x1 प्लस कितना है यहाँ 4x2 है, ये लिख दिया 4x2 इक्वल्स टू कितना है 12 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, x1 अपॉन में 1 आ जाएगा प्लस इसमें x2 अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल टू 1। मैंने इसको अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर दिया, ये हो जाएगा x1 बटे कितना 4 प्लस ये हो जाएगा x2 बटे कितना 3 बराबर क्या होगा 1। बात समझ में आ गई। अब ये वाला कहाँ इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो सुनो जरा। ये आपका x1 है, ये x2 है। जब x1 की वैल्यू 1 है तो आपके पास x2 की वैल्यू 0 होगी। जब आपके पास x2 की वैल्यू 2 है तो ये वाली वैल्यू 0, यानी एक तो 1 और 0 होगा, एक 0 और 2 होगा। यहां क्या होगा सुनो जरा, यहां होगा आपके पास, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिख रखा इसने कि सिंप्लेक्स से हल करो या नहीं, तो आप अपनी मर्जी से जो आसान मेथड है उससे हल करो इसको। अगर ये 4 है तो ये 0 होगा, जब ये x2 3 होगा तो ये कितना होगा 0 होगा, तो ये आएगा 4 और 0, ये आएगा कितना 0 और कितना 3। तो 2 पॉइंट यहाँ आगे, 2 पॉइंट यहाँ, 2 लाइनें हैं अलग अलग पॉइंट से जा रही है। उन दोनों लाइनों को मैं आपके सामने बना देता हूँ, देखो कैसे। पहली लाइन कहाँ से जा रही है, एक लाइन ऐसी है जो पॉइंट 1 और 0 से जा रही है, 1 और 0 मान लेता हूं मैं यहाँ है आपका, ठीक है।
अब एक और जीरो से जाती है, इसके साथ जीरो और दो, जीरो और दो थोड़ा सा इससे ऊपर बना देता हूं, ये लाइन यहां से जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ऐसे इन दोनों पॉइंट से आपको गुजार देना। दूसरा क्या है, 4 0 और 0 3 है, 4 है तो इससे कहीं आगे होगा, यहां हो गया, फिर 0 3 है तो थोड़ा इससे और ऊपर हो गया होगा, यहां लिख देता हूं इसको, ये हो गया आपका 0 और कितना 3, इन दोनों से जाने वाली एक लाइन ऐसे जाएगी। अब प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे इस प्रकार का हल क्षेत्र आपको निकालना है। जब मैं इन दोनों असमीकाओं में, ये असमीका क्या थी देखिए, ये था आपके पास 2x1 प्लस x2, ठीक है, यहां आपके पास है लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहां क्या है 3x1 प्लस 4x2 है और ग्रेटर इक्वल टू 12 है। अब मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में इसका आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, ये 0 0 है ना, इस 0 0 को पहली इक्वेशन में रखोगे तो ये 0 ये 0, क्या 0 छोटा होता है 2 से? होता है। इसका मीनिंग इसका हल क्षेत्र इधर की ओर आएगा, इस लाइन से इधर इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। जब दूसरे में 0 रखोगे, क्या 0 बड़ा होता है 12 से? नहीं होता। इसका मतलब 0 की तरफ वाला नहीं, अपोजिट वाला इसका हल क्षेत्र होगा। अब की बार इससे इधर आपका क्या आएगा, हल क्षेत्र आएगा। अब आप खुद इस दोनों तरीकों से हल क्षेत्र, अगर इसका इधर और इसका इधर आ रहा है तो क्या दोनों में कोई कॉमन हल क्षेत्र आ रहा है क्या आपका? नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में कोई हल क्षेत्र कॉमन नहीं है, इसका मतलब है इस LPP का कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, नो सॉल्यूशन आपके पास है। आपको यही सिद्ध करना था, ये सवाल आया हुआ है आप ही के एग्जाम में कि बताइए और या सिद्ध कीजिए कि इस दी गई LPP का कोई हल मौजूद नहीं है। तो मैंने बता दिया, जब इसका और इसका हल क्षेत्र दोनों में कहीं भी कॉमन नहीं है, दोनों हल क्षेत्र में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। हल क्षेत्र का अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता तो उसका कोई हल क्षेत्र नहीं होता है और उस दी गई LPP का कोई हल मौजूद नहीं होता है। यही आपको सिद्ध करना था। छोटे सवालों में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बड़ा फिर सवाल अपन लेते हैं आज सिंप्लेक्स का और हल करते हैं कि किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स का सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल आज लेता हूं मैं आपके सामने। उसके बाद 2 मेथड और बचेंगे, तो शायद इस क्लास में नहीं हो पाए तो अगली क्लास में ये सिंप्लेक्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 मेथड और अलग हैं जिनके बारे में आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर पूरा सवाल आपको करना है तो हल हो पाएगा। अगला सवाल अपना क्या है देखिए, आज इसमें लिखा हुआ आपके पास मैक्सिमम z इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है मान लो 2x1 प्लस लिखा हुआ है 5x2 और प्लस लिखा हुआ है 7x3। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कह दो या प्रतिबंध जो दे रखे हैं, उसमें पहला प्रतिबंध आपके पास है 3x1 प्लस 2x2 प्लस आपके पास है 4x3 लेस देन इक्वल्स टू कितने हैं 100। उसके बाद x1 प्लस 4x2 प्लस आपके पास है 2x3 लेस देन इक्वल्स टू, इसमें भी 100 है। फिर आपके पास क्या है x1 प्लस कितना है x2 प्लस कितना है 3x3 लेस देन इक्वल्स टू कितना 100। यहां लिखा हुआ है x1 x2 और x3 ग्रेटर इक्वल्स टू कितना है 0 है। अब आपको इस LPP का हल बताना है। मैंने वैसे सब कुछ इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आपके लिए अलग ऐसे है कि आज मैंने इसमें 3 कंडीशन ले ली और 3 ही वेरिएबल ले लिए। तो इस सवाल को कैसे हल करना है देख लीजिएगा। सबसे पहले वही काम करना है, न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर को आपको ऐड करना है और समस्या को हल कर देना है। जब दोनों चरों को आप तीनों चर लेने होंगे, यहाँ ऐड करोगे तो मैक्सिमम z पर क्या फर्क पड़ेगा उसको अपन बाद में लिखेंगे। तो एक बार इतना ही लिख दीजिए, 2x1 प्लस कितना 5x2 प्लस कितना 7x3 हो गया। इसके बाद देखो यहां लिखा हुआ है 3x1 प्लस कितना 2x2 प्लस 4x3 प्लस इसमें आप x4 जोड़ दीजिए तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 100। दूसरा जो लिख रखा है उसमें लिखोगे x1 प्लस 4x2 और यहां आ जाएगा आपके पास 2x3 प्लस 0x4 और प्लस यहां आएगा कितना x5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आएगा x1 प्लस कितना x2 प्लस कितना 3x3 प्लस कितना 0x4 प्लस कितना 0x5 प्लस कितना x6 इक्वल्स टू कितना 100। अब ऊपर वाले में
इसमें 5 और 6 दोनों जीरो हैं, वैल्यू इनकी x5 और 0x6 लिख लीजिए समझने के लिए आसान रहे। फिर 0x6 आएगा। अब सारी चीजें लिखने के बाद यहां जो आपके पास मैक्सिमम z वाला है मूल्य वेक्टर जो आपको बता रखा है, उसमें आपको ध्यान रखना है इनके कोफिशिएंट हमेशा 0 लिए जाते हैं। 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6 लेना है, याद रह जाएगा। ये बात मैंने सब पढ़ा दी आपको। अब आपको लिखना है यहाँ a की वैल्यू क्या लिखाई गई आपको देखो, इन सब के कोफिशिएंट लिख दो, 3 1 और 1। यहाँ क्या है 2 1 1, 2 1 और 1। फिर क्या है 4 2 और 3, 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1, ये लिख दिया सबने। इसमें ध्यान करिएगा आपके पास प्रारंभिक सदिश क्या आ रहा है, प्रारंभिक सदिश। तो प्रारंभिक सदिश की कहानी ये है, आपके पास इनिशियल वेक्टर जो आपके पास है ये है अल्फा कितना 1 2 3 4, ये कितना है अल्फा 5, ये कितना है अल्फा 6। तो ये आएगा आपके पास अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा कितना 6। बात समझ में आ गई होगी शायद सब बच्चों को। इतनी बात लिखने के बाद आपको बी लिख लेना चाहिए। यहाँ बी आवश्यकता सदिश क्या है, ये आपका पास 100, ये भी 100 और ये भी कितना है 100 है। अब पहली बात, इसको हल करने के लिए अपने को फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी, और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल अच्छे से बनानी है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। तो देखिए सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए यहां लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। इस टेबल को बनाते वक्त ध्यान रखना कोई गलती नहीं हो, क्योंकि गलती हो जाएगी तो सवाल कभी सही हो नहीं पाएगा आपका। फिर यहां से जो भी बातें आपको बता रखी है मैंने पहले से, इधर वाले कॉलम में सबसे पहले क्या लिखना है, कौन कौन सी चीजें लिखनी है, उन सब का ध्यान रखना है अपने को। यहां लिख देते हैं अपन CJ, यहां लिख देता हूं Y1, यहां Y2, यहां Y3, यहां Y4, यहां Y5 और यहां Y कितना 6 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर CJ में क्या क्या लिखना है वो आपको पता ही है, वो बाद में लिख देंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान करिए, एक तो आपको लिखना है CB, एक आपको लिखना है स्मॉल b, एक लिखना है आपको XB और एक आपको लिखना है B। इतनी चीजें आपको पहले से मालूम है कि अपन ने ये चीजें लिख रखी है। CJ की वैल्यू क्या है यहां बताइए जरा। CJ में है 2 5 7 0 0 0, ये वैल्यू लिख देनी है आपको CJ में। तो आएगा 2 5 7, यहां लिख दीजिए 2 5 7 0 0 और 0, ये आ गई बात समझ में। इसके बाद देखो यहां अपने को ध्यान करना है कि नीचे लिख देना है ZJ माइनस कितना CJ। यहां से इस टेबल को नीचे तक आगे बढ़ा दीजिए, पूरे जो मान है वो सब के सब उतार दीजिए। अब ये है 3 1 1, तो यहां लिख देना है आपको 3 1 और 1। उसके बाद 2 1 1, 2 1 और 1, 4 2 3, 4 2 3, यूनिट मैट्रिक्स उतारिए 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 और क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां अपने को मालूम होना चाहिए कि ये जो लिख रखा है 2, इसके नीचे कितना है आपका 4 है, तो यहां अपन लिख देते हैं 2 के नीचे कितना है 4 है। अब देखिए सबसे पहले अपने को कौन सा काम करना है, यहां अपने पास 3 आधार में सदिश हैं, इनको सबसे पहले लेना है। ये है अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6। तो आप लोगों को मालूम है यहां कि सबसे पहले यहां अल्फा कितना है आपका अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा कितना 6। यहां लिख दीजिए x4, यहां लिख दीजिए x5, यहां लिख दीजिए x कितना 6। अब ध्यान करना b में जो वैल्यू आपको दे रखी है वो उतार दो ऐसे कैसे, 100 100 100 दे रखा है सब जगह, तो यहां भी लिख दीजिए 100, यहां भी लिख दीजिए 100 और यहां भी कितना 100। अब CB में क्या लिखना है, CB में लिखना है आपके पास इस CJ में इनके कोफिशिएंट क्या हैं
वो सब में 0 0 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ 0 उतारिए, यहाँ भी 0 उतारिए और यहाँ भी 0 उतारिए। अब इन सब की वैल्यू Zj माइनस Cj आपको पहले ही बता रखा है कि क्या क्या करना है। इस Cb का y1 y2 y3 से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें से Cj घटाना है, आ जाएगा। ये सब 0 होंगे जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब इनसे पहले माइनस लगाते हुए यहां लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कितना 2, ये माइनस का 5, ये माइनस का कितना 7, ये 0, ये 0, ये 0। आगे अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखो इनमें क्या है, -7 सबसे छोटी है, तो ये वाली वैल्यू आपको इंटरिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करनी है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें की एलिमेंट क्या लेना है, तो ध्यान करिए, यहां से जब 0 का भाग दोगे इसमें तो इनफाइनाइट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 के इधर है, ये वाली वैल्यू लेनी है आप लोगों को। -7 थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसके नीचे यहां है ये -7 और ये आपका इंटरिंग वेक्टर होगा। अब पहले 100 में 3 का भाग देना है, तो देखिए पहले एक तो 100 बट्टे कितना है आपका 3 है, फिर 100 बट्टे कितना है 2 है, फिर अगला आपके पास 100 बट्टे 4 है। अब आपको इससे देखते ही तुरंत पता चल रहा है कि 100 बट्टे 4 वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी। छोटी होगी तो 100 बट्टे 4 में ये जो 4 है ये आपका क्या होगा? की एलिमेंट होगा। और इस की एलिमेंट में इधर की डायरेक्शन में चलोगे तो ये 1 है, 1 आपके यूनिट वेक्टर का है, तो यहां ध्यान करिएगा ये आपका क्या होगा? डिपार्टिंग वेक्टर होगा। इंटरिंग भी आ गया, डिपार्टिंग भी आ गया, आपकी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बनानी होगी सेकंड सिंपलेक्स टेबल, तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए सेकंड सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल, इस सेकंड सिंपलेक्स टेबल में अपने को क्या करना है? सेम की सेम टेबल बनानी है। फिर नई चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है मैंने पहले से ही, तो पहले तो टेबल बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ऊपर दे रखा है वैसा का वैसा आपको टेबल बनाना है पहले, ठीक है। यहां लिख दीजिए आप लोग CB, CB के बाद इसी में लिख दीजिएगा आप लोग B, इससे आगे आप लोग लिख दीजिएगा XB, XB के बाद आप लिख दीजिए यहाँ B, और B के बाद आपको मालूम है यहाँ आएगा Y1, यहाँ Y2, यहाँ Y3, यहाँ Y4, यहाँ Y5 और यहाँ Y6 आएगा। ऊपर लिखना है आप लोगों को कितना? CJ की वैल्यू यहाँ लिख देंगे अपन इन दोनों में। क्या क्या है? 2 5 7 0 0 है, वो सेम आनी है। ये 2, ये 5 और ये 7, और इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जिसको इंटर कर रहे हो उसका खास तौर से ध्यान रखना, और जिसको डिपार्ट कर रहे हो उनको ध्यान रखना। यहां से सबसे पहले उनको हटाओ, जिसको इंटर करना है उसको लाओ डिपार्ट की जगह। आपने Y4 यानी जहां 4 लिखा हुआ है उसको यहां से हटा दो, और जिसको इंटर किया उसको ले आइए। यहाँ α3 लिखो पहले, इसका मतलब यहाँ आपका α3 आएगा और ये X3 आएगा, समझ गए? बाकी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ α5 है, X5 आएगा। यहाँ आपका अल्फा कितना 6 है, तो यहाँ X6 आएगा। इन दोनों के ये कोफिशिएंट भी 0 0 हैं, तो आपको इनमें भी कोई चेंज नहीं करना। लेकिन α3 यानी X3 की वैल्यू यहाँ कितनी है? 7, वो 7 यहाँ लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 7। और क्या चेंज होंगे? अब पूरी टेबल चेंज हो जाएगी आगे की। किस प्रकार उसको चेंज करना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चेंज करिएगा। सबसे पहले ये वाली पूरी लाइन लिखनी है, और लिखनी कैसे है? जो आपका की एलिमेंट है उस की एलिमेंट का इन सब में भाग दो और वापस लिख दो। 100 में 4 का भाग दो, ठीक है, आपके पास 25 आ जाएगा। ये 3 बट्टे कितना होगा? 4 आ जाएगा। फिर कितना होगा आपका? 2 बट्टे 4 यानी 1 बट्टे 2 आ जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये तो 1 होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1 है तो 1 में 4 का भाग दो, 1/4 आएगा। ये 0 है तो 0 ही आएगा, ये 0 है तो 0 ही आएगा। अब आप कहोगे कि पहले तो आपने ये पढ़ाया था कि इसके बाद एक ही आता था और उसको 0 बनाना होता था, तो यहाँ क्या करें? यहाँ आगे कितने हैं? इसके नीचे 2 है तो दोनों को 0 बनाना है। समझ गए मेरी बात? यहाँ इस के एलिमेंट के नीचे 2 और बच गए, तो इन दोनों को 0 बनाना है। पहली बात, इस 2 को कैसे बनाएं? तो सुनो, इनटू किससे करना है? इस लाइन से करना है। यहां लाना है 0, इसका मतलब इसमें से घटाना है, तो इसको 2 से गुणा करो और इसमें से घटाओ, आ जाएगा 0। तो देखिए पहली बार आपको इसको 2 से इंटू करना है पूरी लाइन को, और इस पूरी लाइन में से घटाना है, इसमें से घटाना है।
इसको गुना किया 50 हो गया, 100 में से घटाया यहाँ 50 आएगा साहब। इसको आपने गुना किया कितने से, 2 से, तो ये 3/2 है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है और 1 में से 1.5 को घटाओगे -1/2 आएगा, तो ये आ गया आपका -1/2। इसको 2 से गुना करो 1 आएगा, किसमें से घटाना है, 4 में से घटाना आएगा, तो 4 में से घटाओगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 3। फिर देखो आगे, इसको इंटू करो 2, इसमें से घटाओ 0, ठीक है, इसको इंटू करो आधा, 0 में से घटाओ -1/2। अब आगे वाले जो बचे हुए हैं वो भी लिख देते हैं, इसको गुना करो 0, इसमें से घटाना है, इस 1 में से घटाना है तो 1 आएगा, फिर कितना 0, 0 में से घटाना है कितना आएगा 0। एक बात कंप्लीट हो गई। अब इसी के नीचे कितना है 3, तो इसको 3 से गुना करो और नीचे वाली में से क्या करो, घटाओ। जब 3 आए, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि आपको गलती नहीं हो, पहले 2 के बताएं, अब 3 का बता रहा हूं। इसको 3 से इंटू करो और इसमें से घटाओ, इसको 3 से इंटू करोगे 75 आएगा, इसमें से घटाओगे यहाँ 25 आ जाएगा। अब आपको इसको कितने से इंटू करना है, 3 से, तो ये हो गया आपका 9/4। ध्यान रखिएगा 9/4 है, किस में से घटाना है, इस 1 में से घटाना है, तो ये आपके पास -5/4 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5/4, ठीक है। अब आगे इसको इंटू करना है कितने से, इसको इंटू करना है 1/2 को इंटू करना है कितने से, 3 से, तो ये हो गया 3/2। 3/2 को किस में से घटाना है, इस 1 में से घटाना है, तो आपको मालूम है 1 में से 1.5 घटेगा, माइनस का आधा आएगा, तो यहां लिख दीजिए माइनस का कितना 1/2। समझ में आ गया होगा। फिर इसको 1 से इंटू करोगे, 3 से इंटू करोगे 3 हो गया, 3 में से घटाओगे कितना आएगा 0। फिर इसको आप इंटू करोगे 3/4, 0 में से घटाओगे माइनस का 3/4। फिर 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा। फिर यहाँ आपके पास कितना आया 1 में से यहाँ 0 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। शायद कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा इतना सब कुछ। अब देखिए ध्यान से, वापस क्या करना है आपको, ZJ माइनस CJ निकालना है, तो यहां लिख दीजिए, यहां ZJ आया है माइनस कितना आया है CJ आया है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में इंटू करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0 होगा। बस इस 7 को आपको इससे गुना करना है, माइनस ये करना है आपको, ये ध्यान रखना है बस। तो सबसे पहले आपका काम है इस 7 को इससे इंटू करो। पहले कितना आएगा देखो, 7 को करोगे तो 21 बटे कितना हो गया 4, तो ये तो वैल्यू किसकी होगी ZJ की होगी। इसमें से माइनस करना है आपको 2, -2 करो तो ये हो गया 21 - 8 बटे कितना 4। शायद समझ में आ गया होगा। ये बच गया 13 बटे कितना 4, तो यहां लिख दीजिए आप लोग 13 बटे कितना 4। उसके बाद 7 को इंटू करो इससे, 7/2 हो गया, तो यहां लिख दो 7/2। दोबारा ये छोटी छोटी चीजें लिखकर हल करना, वरना इनमें सबसे ज्यादा गलती होगी। 7 को इससे इंटू किया 7/2, माइनस कितना करना है 5, तो यहाँ 5 किया आपने, तो ये हो गया 7 - 10 बटे कितना 2, -3/2, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3 बटे कितना 2 आ गया। फिर आगे देखो, इस 7 को इससे इंटू करो, 7 का 7 घटाया 0 आ गया। फिर आगे 7 को इससे इंटू किए 7/4, तो यहां लिख दिया मैंने 7/4, माइनस क्या करना है 0 करना है, तो यहां भी आएगा कितना 7/4। फिर इस आपको 7 को इंटू करना किससे, 0 से 0 घटाना, यहाँ कितना आएगा 0 से इंटू 0 घटाना कितना 0। ये सेकंड सिंपलेक्स टेबल है, लेकिन अभी भी आपका हल तो नहीं आया, अभी भी क्या आ रही है वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -3/2 आ रहा है। इसका मतलब अब की बार इसको क्या करना होगा, इंटर करना होगा। तो यहां से मैंने इस वाली वैल्यू को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इंटरिंग वेक्टर नाम दे दिया। अब दोबारा वही काम करना है। सबसे पहले देखिए, इसका भाग अगर इसमें दोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ गए। दूसरी बात अपन देखते हैं, यहां से इसमें भाग दोगे तो 50/3 आएगा, इसमें भाग दोगे तो 50 आएगा। नेगेटिव वैल्यू की एलिमेंट में आपको नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, और वो क्या है आपका, ये वाला 3 की एलिमेंट के रूप में आएगा। इस बात का ध्यान रख लोगे ना। अब ये टेबल कंप्लीट नहीं हुई, एक डिपार्टिंग वेक्टर और क्या आएगा वो देखना है। इसकी लाइन में इधर चलते जाओ, जहां इस यूनिट वेक्टर का 1 आ जाए वहां नीचे चलोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका डिपार्टिंग वेक्टर आएगा। अब ये आपकी सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या बनानी होगी, थर्ड सिंप्लेक्स बनानी होगी। क्यों, क्योंकि अभी भी आपका ये एक ही बचा है, यानी पहले कितने थे 3 थे, 3 से 1 पर आगे तो हो सकता है 1 भी हट जाए, कोशिश करते हैं। अब की बार क्या बनानी होगी आपको, इसकी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी।
ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में 3 सिंपलेक्स टेबल तक का ही सवाल पूछेगा आपसे। इस सिंपलेक्स टेबल को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने पहले टेबल बना रखी है उसमें से कुछ वैल्यू को हटा दीजिए जिनकी आपको हटाने की जरूरत है, वरना आप लोगों को इधर वाली वैल्यू तो सारी की सारी हटानी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन सबको हटा दीजिए यहां से, और ये जो बचा है ZJ माइनस CJ ये भी अब हटा दीजिए। अब नए मान क्या क्या आएंगे वो देखो, जो पहले हटा था अब वो नहीं हट रहा है, इसका मतलब ये 7 α3 x3 ये सेम लिख दो। तो यहां मैंने लिख दिया है α3, यहां x3, यहां 7, कोई अंतर नहीं है। आप इंटर कर रहे हो y2 को, किसकी जगह डिपार्ट हो रहा है 5 वाला, ये 5 वाला हो रहा है, इसकी जगह 2 आ रहा है, लिख दीजिए। यहां भी क्या आ रहा है x2 आ रहा है, x2 की वैल्यू ऊपर कितनी है 5 है, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब बाकी बचा 6 नहीं हट रहा, तो α6 को यहाँ लिख दीजिए, x6 को यहाँ लिख दीजिए, 0 वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है आपको। अब क्या करना है, सबसे पहला के एलिमेंट वाली जो पंक्ति है वो लिखनी है आपको हमेशा। इस 3 का इन सब में भाग देते हुए दोबारा उतार दीजिए। दोबारा उतारोगे तो कितना आएगा 50/3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 कितना 3। इसमें भाग दोगे -1 कितना 6 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा 1 आएगा, फिर इसमें कितना आएगा 0 आएगा, फिर इसमें -1/6 आएगा, -1/6, 1/3, यहाँ 1/3, फिर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये लिख दिया मैंने कितना 0। समझ में आ गया। अब देखो 2 बात बच गई, एक तो यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। मैं पहले ही कह चुका हूँ इस लाइन में अब दोनों जो बच गए वो 0 आएंगे। तो आप अपनी मर्जी से पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हल करने का तरीका आपको बता रखा है। इसके सामने इसको हल करो। पहले आपको 2 वैल्यू लानी जरूरी है, ये वाली और ये वाली, बाकी अपने आप आ जाएगी। इसके सामने 0 कैसे आएगा वो सुनो। पहले अपने को यहां 0 लाना है, तो इस में से घटाना किसको है वो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाली है कि यहां जब आपने दूसरी टेबल बनाई थी, जो काम आपने किया था वही काम अब आपको करना है। सबसे पहले इसको किस संख्या से गुणा करें और इसमें से घटाएं तो आएगा। तो इसको 1/2 से इंटू करो और इसमें से घटा दो, आ जाएगा। तो आपको इससे किससे इंटू करना है 1/2 से। 1/2 से करोगे तो ये आएगा 25/3। 25/3 को 25 में से घटाओ तो देखो 25 - 25/3, तो ये हो गया 75। और 75 माइनस कितना करना है आपको 25 करना है, बटे कितना आएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा 50/3। तो ये भी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 50/3 आ जाएगी। शायद समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे यही काम करते जाओ लगातार, बस जल्दी जल्दी। अब की बार आपको इसको इंटू किससे करना है, वही काम करना है, 1/2 से इंटू करना है, इसमें से घटाना है। तो 1/2 से इसको करते ही माइनस का 1/12 होगा, 3/4 में से घटाना है तो 3/4, तो ये हो गया, ये प्लस का हो जाएगा 1/12। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना आ गया 12। तो इसका भाग दोगे तो कितना मिलेगा 3, 3 को इससे इंटू करोगे 9 प्लस कितना 1, तो आपके पास आएगा 10/12। यानी आप लिख सकते हो इसको कितना 5/6। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ 5 कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये 0 है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अब 1/2 से गुणा करोगे, इस 1 में से घटाओगे तो 1 बचेगा, पक्का है। इसको 1/2 से इंटू करोगे तो 1/8 होगा। समझ गए। इसको आप लोगों को इंटू करना था 1/2 से, 1/2 से इंटू किया तो 0 ही आएगा। और 0 को घटाना किस में से, y3 के नीचे क्या है 1 है, 1 में से घटाओगे, देखो यहां लिख देता हूं नीचे, इस वाली चीज को आपने इंटू किया है तो यहां घटाया तो 0 आ गया। फिर y3 के नीचे देखना है कितना है, y3 के नीचे है 1 है, और यहाँ कितना है 0। 1/2 से गुणा किया और 1 में से घटाओगे तो 1 ही आएगा। फिर आगे इसका -1/12 होगा, तो यहाँ हो गया -1/12। किसके नीचे है ये y4 के नीचे। y4 के नीचे 1/4 है, 1/4 में से इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ आएगा आपका 12। 4 का भाग इसमें दोगे 3 + 1, तो ये हो गया 4/12। तो यहाँ आएगा 1/3, यहाँ लिख दिया मैंने 1/3। फिर इसको इंटू करोगे 1/2 से तो 1/6 होगा। और y5 के नीचे 0 है, 0 में से घटाओगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। समझ गए। इसको 1/2 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 ही आएगा। अगला देखो, इसके सामने यहां आपको 0 लाना है। यहां पहले से क्या है -1/2 है,
-1/2 इसका मतलब सीधा सा है ना, आप इसको 1/2 से गुणा करो और इसमें जोड़ दो, बस बात खत्म है। 1/2 से इंटू करो और इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, घटाने की जरूरत नहीं अब की बार। इसको 1/2 से किया 25/3, 25/3 को 25 में जोड़ो, 25 प्लस 25 बट्टे कितना 3, यही करना है। तो ये 75 और ये 25, 100/3, तो यहां आ जाएगा आपका 100 बट्टे कितना 3। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब ये नीचे वाला चाहे कुछ भी आए, आपको जरूरत नहीं है इसकी वैसे भी, लेकिन फिर भी मान निकालने के लिए यहां कुछ भी आएगा, यहां कुछ भी आएगा, यहां कुछ भी आएगा, यहां कुछ भी आएगा, उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहां कौन बैठा है, 0 बैठा है, और 0 बैठा है तो इससे इंटू करते ही वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप लिखो तो आपके पास समय तो बहुत अच्छी बात है, वरना जरूरत नहीं है। अब देखो ZJ माइनस CJ, इसका वापस निकालता हूं मैं। जिसको आप डिपार्ट कर चुके हो उनकी वैल्यू भी निकालनी जरूरी नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं सबकी। देखो इसको इससे इंटू करोगे तो 35 बट्टे कितना हो गया आपका 6, प्लस आपको 25 को इंटू करना है किससे, इससे, तो -5 बट्टे कितना 6, 30/6 यानी 5 आ गया। और 5 में से आपको घटाना है 2, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अगला काम, इसको इससे इंटू करो 0 आएगा, इसको इससे इंटू करो 5 आएगा, 5 को 5 में से घटाओ 0 आएगा। फिर आगे वाला इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 7, 7 में से 7 घटाओ 0। बाकी सारे निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, निकालो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव है क्या? नहीं है। नहीं है इसका मतलब अब आगे आपको इस सिंप्लेक्स को हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करें? अब आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या आई है देखिए। x3 की वैल्यू आपके पास आई है 50/3, x2 की वैल्यू आपके पास आई है 50/3। अब जो बच गए वो कहाँ गए? x1 तो आया नहीं अभी, जो नहीं आया उसकी वैल्यू आपको हमेशा 0 लेनी है। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 0 है, x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 50/3 है, और x3 जो है वो वाली वैल्यू कितनी है 50/, x3 है ही नहीं यहाँ, देखिए x3 है ये रहा 50/3 है। फिर इसमें और भी लिख रखे हैं आपने, x4 भी लिख रखा है, x5 भी लिख रखा है, x6 भी लिख रखा है। अब x6 की वैल्यू चाहिए आपको, अगर पूछे तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। 4 की, 5 की और 6 की। 6 की वैल्यू 100/3। इन दोनों की नहीं है ना, तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा z पर, क्योंकि आपको पता है इनके कोफिशिएंट z में 0 होते हैं। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू आपको निकाल देता हूं बस। कितना आसान सवाल है, बड़ा है लेकिन आसान है। अब देखिए ये आपके पास z होता है, और इसमें अगर 5, 6, 4 लिखते हो तो लिख लो, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके कोफिशिएंट 0 हैं। यहाँ वैल्यू लिखोगे तो 2 इंटू आपके पास आएगा 0, प्लस 5 इंटू आएगा 50/3, प्लस आएगा 7 इंटू 50/3। अब देखो ये तो 0 हो ही गया, ये हो गया 7 और 5 कितने 12, तो यहां लिख दिया 12 इंटू कितना 50/3, ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 20, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 200। तो शायद समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को ये कि मैंने किस प्रकार इसको हल किया है। बाकी आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हो, यही आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने अभी तक आपको सिर्फ सिंप्लेक्स का एक ही मेथड पढ़ाया है, अभी 2 मेथड और हैं जो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा कल, और उसके बाद अपन कुछ ड्यूलिटी के सवालों पर बातचीत करेंगे। तब तक आप इन सब सवालों को हल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।